हम बात कर लें जी कार्टेशियन प्लेन की, जो कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन होता है और जिसमें हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस 2 डायमेंशनल प्लेन में एक एक्सिस होता है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, लेफ्ट राइट एक्सिस, और लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स होता है और राइट साइड पे एक्स होता है। दूसरा जो एक्सिस होता है वो अप डाउन होता है, तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको सेंटर भी कहते हैं और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन सब पॉइंट्स के जो एड्रेसेस होते हैं या उन सब पॉइंट्स को जो लोकेट करने के लिए उनके जो लोकेटर्स होते हैं वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं। क्योंकि कार्टेशियन प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने फासले पर है, वो हम उसकी एक्स रीडिंग कहते हैं, उसे हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितने फासले पर है, जब उसे वाई एक्सिस पे गिराते हैं तो कितनी रीडिंग आती है, दैट विल बी कॉल्ड वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट ये होगा कि हम उस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे गिराते हैं तो जो एक्स एक्सिस पे रीडिंग आती है दैट इज एक्स कंपोनेंट, और जब हम उस पॉइंट को वाई एक्सिस पे गिराते हैं तो जो वाई एक्सिस पे रीडिंग आती है दैट इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। तो इस तरह से इस पॉइंट का एड्रेस निकलता है। कार्टेशियन प्लेन से जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आते हैं तो वो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आता है, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्वाड्रेंट ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। नॉर्मली इनको रोमन नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट या तो एक क्वाड्रेंट पे फॉल कर रहा होता है या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे फॉल कर रहा होता है। तो अगर एक पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा हो तो उसकी निशानी ये है कि उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो उसकी निशानी ये है कि उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। अगर एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो उसकी निशानी ये है कि उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करने वाले पॉइंट के एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है कि वो पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है। और अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे फॉल कर रहा है तो हमें पता है कि उसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई कंपोनेंट इसका कुछ भी हो सकता है। तो ये इसकी निशानी है जी कि पॉइंट अगर किसी जगह पे फॉल कर रहा है तो उसकी निशानियां क्या क्या हो सकती है। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है जी x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। फिर हमने बात की कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस गुजरती हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स हों तो इन 2 गिवन पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, और ये जो लाइन होती है इसके ऊपर और भी हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स हों। इन सब पॉइंट्स को अगर हम गौर से देखें तो ये एक कंडीशन को मीट कर रहे होते हैं, और वो कंडीशन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू a प्लस mx। अब अगर हम लोग अलजेब्रा में देखें तो y इज इक्वल टू a प्लस mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है, और हम लोग इस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस लाइन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं। क्योंकि इससे हम x के कोई भी वैल्यू पुट करें और जो y की वैल्यूज आती हैं हम उनके सेट बनाएं और कार्टेशियन प्लेन में इसको प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। यानी कि अगर हम इस लाइन को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ चीजें होती हैं। y इज इक्वल टू a प्लस mx, x और y वेरिएबल्स होते हैं। नॉर्मली x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और जो y होता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ये इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप या सिंपल रिलेशनशिप कहलाता है, लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है। इस लीनियर रिलेशनशिप में हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे हम a कहते हैं। ठीक है जी, x और y ये 2 वेरिएबल्स होते हैं, a हमारे पास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि x और y की जो मर्जी वैल्यूज पुट कर लें ये सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं कि ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है जी, इट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट। ओके जी, इसी तरह से हमारे पास एक और फिक्स वैल्यू होती है
जिसे हम m कहते हैं। m स्टैंड्स फॉर स्लोप, इसे ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसे रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। और अगर हम इसके एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो ये होता है चेंज इन y ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन x। m बताता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। अगर तो m का आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर m का आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। अगर m पॉजिटिव है तो हम लोग जब शेप बनाएंगे तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग ट्रेंड वाली शेप आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे हमारा जो शेप है उसमें इंक्रीज आता चला जाएगा। लेकिन अगर m नेगेटिव हो तो इस केस में हमारी जो शेप बनेगी वो डिक्रीजिंग ट्रेंड के साथ इस तरह से नीचे को जाती हुई बनेगी। तो हम शेप को देख के भी स्लोप के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन के अंदर, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन के अंदर कुछ अलजेब्रिकल कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए और हमसे ये स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो इस केस में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीकों से डाटा दिया जा सकता है। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हों और हमसे ये कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर हमें 2 पॉइंट्स ना दिए गए हों बल्कि 1 पॉइंट एंड 1 स्लोप, यानी कि इसकी स्लोप दी गई हो, तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी तरह अगर हमें 2 इंटरसेप्ट्स दिए गए हों और हमसे ये कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करें तो उसके लिए फार्मूला है x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन के साथ साथ हमसे एग्जामिनर स्लोप की कैलकुलेशन भी करवा सकता है। तो अगर स्लोप की कैलकुलेशन करनी है तो एक तरीका तो ये है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों या 2 इंटरसेप्ट्स दिए गए हों, आप फॉर्मूला में पुट करें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएं, तो वहां पे जब हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है y इज इक्वल टू a प्लस mx। तो x के साथ जो कुछ लिखा होगा दैट विल बी द स्लोप। हाउएवर, हम लोग एक क्विक तरीके से भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्ज करेंगे अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों और आपसे स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर आपको 2 इंटरसेप्ट दिए गए हों और आप स्लोप कैलकुलेट करना चाहें तो उस केस में जो फॉर्मूला है वो भी बहुत इजी है, दैट इज इक्वल टू माइनस y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इंटरसेप्ट्स के बारे में पढ़ा। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं जी? इंटरसेप्ट्स जब भी कोई लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को काटती है तो वहां पे हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। फर्ज करें कि एक लाइन जनाब y एक्सिस को काटती है तो जो पॉइंट मिलता है उसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, और जब लाइन x एक्सिस को काटती है तो जो पॉइंट हमें मिलता है उसे हम x इंटरसेप्ट कहते हैं। y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता है और x इंटरसेप्ट x एक्सिस पे फॉल कर रहा होता है। जो भी कोई पॉइंट y एक्सिस पे फॉल कर रहा होता है उस पॉइंट का जो x कंपोनेंट होता है वो 0 होता है और y कंपोनेंट को हम कुछ भी कह सकते हैं, हम इसे a कहते हैं नॉर्मली। वो एक नॉन जीरो वैल्यू होगी, हो सकता है वो 0 वैल्यू भी हो अगर हमारी लाइन जो है वो सेंटर से गुजर रही। सिमिलरली जो x इंटरसेप्ट होता है वो x एक्सिस पे फॉल कर रहा होता है और जो पॉइंट x एक्सिस पे फॉल कर रहा होता है इस पॉइंट का जो y कंपोनेंट होता है वो 0 होता है और x कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसे अपने पर्पसेस के लिए z कह लेते हैं, राइट, या b कह लेते हैं, सही है, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास अगर एक लाइन ऐसी हो जो सेंटर से गुजर रही है तो इस केस में हमने कहा था
कि ये एक ऐसी लाइन है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये एक ऐसी लाइन है जो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रही है ये उसी पॉइंट पे वाई एक्सिस को काट रही है। तो ऐसी लाइन के केस में हम लोग कहेंगे कि जो एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है वो दोनों सेम पॉइंट है विच इज ओरिजिन, तो 0,0। तो अगर एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे काटती है यानी कि ओरिजिन पे काटती है, तो ऐसे केस में इसका वाई इंटरसेप्ट भी 0,0 होता है और एक्स इंटरसेप्ट भी 0,0 होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब हमारे पास एक से ज़्यादा लाइंस होती हैं तो फिर हम लोग उन एक से ज़्यादा लाइंस के बारे में भी कुछ स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है जो कि कुछ इस तरह से जा रही है और एक और लाइन है जो कि कुछ ऐसे आ रही है। इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। मुझे पता है कि लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रही है तो इसकी जो स्लोप होगी ये नेगेटिव होगी। अगर आप गौर से देखो तो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, 5 पे, तो वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे ये 4 पे काट रही है जिसे हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट इसका कितना आ रहा होगा जी, 4,0। तो मैं यहाँ से जो हमने पिछली वीडियोस में बात की है मैं लाइन 1 की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो लाइन 1 की इक्वेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा जी, मैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, या मैं कहता हूँ जनाब x ओवर x इंटरसेप्ट प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। x कितना है जी, x तो मैंने फॉर्मूले का लिखना होता है, x इंटरसेप्ट है हमारे पास इस वक्त 4, y कितना है जी, y इंटरसेप्ट इज 5 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये बन जाएगा जी 20, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो 5x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x, और जब मैं y को अकेला करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 माइनस 1.25x, राइट। तो माइनस 1.25 इज द स्लोप। अगर हम लोग इक्वेशन की बात करें तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें निकालनी है। सबसे पहली चीज़ कि x के साथ जो कुछ लिखा होता है ये आपकी स्लोप होती है, तो ये आपकी स्लोप बन गई, राइट। तो इस तरह से हमने लाइन नंबर 1 को कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरी लाइन है और इस दूसरी लाइन के ऊपर जो है वो आपने कैलकुलेशन करनी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लाइन नंबर 2 की स्लोप क्या होगी। जी बिल्कुल, लेफ्ट से राइट ये माइनस नीचे जा रही है तो ये माइनस में होगी, लेकिन ये जो लाइन 1 की स्लोप है ये ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, इसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसकी स्लोप माइनस 1.25 से कम होगी। तो वो क्या होगी वो हम लोग अभी देख लेते हैं, लेकिन यह है कि हमने इन दोनों लाइंस को आपस में कंपेयर करके देखा तो हमें पता चला कि ये वाली जो लाइन है जो ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है इसकी स्लोप ठीक है नेगेटिव है, लेकिन इसका जो नंबर है 1.25 ये बड़ा होगा इस दूसरी लाइन की स्लोप की निस्बत। तो हम ऐसे करते हैं कि मैं 2 पॉइंट्स इस लाइन पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो मैं रख लेता हूँ ये वाला, मेरे ख्याल से ये बड़ा सीधा सीधा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि x एक्सिस पे तो 4 आ रहा है और y एक्सिस पे 2 आ रहा है, तो मैं इसे 4,2 कह सकता हूँ, राइट। इसी तरह से मैं एक और पॉइंट देख लेता हूँ जो कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ। अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे जो x है वो तो है 0 और y जो है दैट इज अराउंड 2.7। तो मैं इस इक्वेशन को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक इंटरसेप्ट है एक पॉइंट है, तो मैं बजाय इसके कि मैं इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन लगाऊं मैं लाइन नंबर 2 के ऊपर 2 पॉइंट्स वाली फॉर्म से इक्वेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, विच इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, मैंने उन 2 पॉइंट्स के साथ ये पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लगाया। अच्छा जनाब, 0,2.7 ये हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट है जी 4,2। तो y माइनस y1 पहला पॉइंट हम कह लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो y माइनस y1 जो है फर्स्ट पॉइंट का y कंपोनेंट कितना है
2.7 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, तो जो x1 है पहले पॉइंट का डेट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y2, ये है जी y कंपोनेंट ऑफ सेकंड पॉइंट विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x2, x component of second point 4 minus 2 minus 2.7 and 4 minus 0, राइट। तो जब मैं यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस 2.7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2 माइनस 2.7 डिवाइडेड बाय 4। इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 4 इंटू वाई माइनस 2.7 इज इक्वल टू x इंटू माइनस 0.7, राइट। अच्छा जी आगे चलते हैं, 4y माइनस 1.08 और इस तरफ आ जाएगा जी माइनस 0.7x, राइट। अच्छा जी, तो यहाँ से जब मैं 4y विल बी इक्वल टू 1.08 माइनस 0.7x, और जब मैं यहाँ से y इधर रहने दूंगा तो 1.08 डिवाइडेड बाय 4 2.7 माइनस 0.175x, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा गौर से देखें इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो स्लोप है इस लाइन की दैट इज स्टिल माइनस, लेकिन ये माइनस 0.175 है, राइट, और ये माइनस 1.25 है। तो शेप को देख के हम इसकी स्लोप के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि दो लाइंस में से स्लोप कैसे है, राइट। अच्छा चलें, दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफिकल मेथड की बजाय अगर हम अलजेब्रिकल मेथड से करें जिसमें हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दे दी गई हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब इन दोनों का जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएं, तो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो थी y इज इक्वल टू 5 माइनस 1.25x, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी दैट इज y इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.175x। ठीक है जी, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इनको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। हम इनको यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। देखें एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों की इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पे y है और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इन इक्वेशंस की जो कि है y तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस 1.25x इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.175x, राइट। 2.7 को उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा 5 माइनस 2.7 इज इक्वल टू ये माइनस का 1.25 इधर आके 1.25x प्लस का हो जाएगा माइनस 0.175x, राइट। आगे चलते हैं जी, 5 माइनस 2.7 कितना होता है जी 2.3, और यहाँ से हमारे पास 1.25 माइनस 0.175, हमारे पास जो आंसर बचेगा ये बचेगा 1.075x। तो यहाँ से जो x कंपोनेंट निकलेगा इसका डेट इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय 1.075, तो x इज इक्वल टू 2.139, ये हो गया जिसका x कंपोनेंट। अच्छा, इसी तरह से आंसर का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कंपोनेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम जो x कंपोनेंट आया हुआ है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये जो पहली इक्वेशन है विच इज 2.7 माइनस 0.175x, इस x की जगह पे हम लोग x का आंसर रखेंगे 2.7 माइनस 0.175 इंटू 2.139, तो इसका जो आंसर बनेगा 2.7 माइनस 0.374 2.32, राइट। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या बनेगा जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा 2.13 2.32 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने अलजेब्रिकली कैलकुलेट किया है बाय द हेल्प ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस, राइट। तो हम इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आपने देखा कि हमारा जो ओरिजिनल आंसर था जो हमने यहाँ से
किया था वो 2.4 और 2.3 था, विच वॉज नॉट वेरी गुड एस्टिमेशन। ऑब्वियसली हम लोगों ने फ्री हैंड कैलकुलेशंस की हैं तो इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर ग्राफिंग की होगी और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइंस के साथ इसको बनाया होगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ज़्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक्यूरेट आ रहा है, राइट। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है एक्यूरेसी के हिसाब से वो है 2.13, 2.32। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। सिमिलरली दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के अलावा हम लोग दो लाइंस के बारे में इनकी स्लोप को देख के भी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम लोग स्लोप की बात करें, अगर हमारे पास एक लाइन है लाइन 1, जिसको मैं कह देता हूँ दिस इज लाइन नंबर 1, इसकी स्लोप को हम कह रहे हैं स्लोप 1, और एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं लाइन नंबर 2 और इसकी स्लोप है जी m2। ये दोनों लाइंस की स्लोप हम देखेंगे, अगर इन दोनों लाइंस की स्लोप एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस की स्लोप आपस में बराबर होती है, तो अगर इनकी स्लोप बराबर है हम कहेंगे ये पैरेलल लाइंस हैं। अगर एग्जामिनर हमें बताता है ये पैरेलल लाइंस हैं तो हम कहेंगे हाँ, फिर इन दोनों की स्लोप बराबर होगी। सही है जी। अच्छा, अगर दो लाइंस की स्लोप भी बराबर हो और जो y इंटरसेप्ट है वो भी दोनों बराबर हो, राइट, y इंटरसेप्ट भी बराबर हो। y इंटरसेप्ट क्या होता है, जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इक्वेशन के अंदर। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो तो फिर ये पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर नीचे, राइट। हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन ये, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ये, ठीक है जी। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं एंड एट द सेम टाइम दीज आर ओवरलैपिंग लाइंस, एक दूसरे के ऊपर है। और ओवरलैपिंग लाइंस के अंदर इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही है, यानी कि इनका हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अच्छा जी, स्लोप के बारे में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक लाइन की स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दूसरी लाइन की स्लोप है, यानी कि 1/1 स्लोप, तो इस तरह की लाइंस को हम लोग कहते हैं कि ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर लाइंस हैं। फर्ज करें कि एक लाइन की स्लोप है 3 और दूसरी लाइन की स्लोप है -1/3, तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली एक लाइन की स्लोप है -3/5 और दूसरी लाइन की स्लोप निकला है 5/3 और वो भी प्लस की, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जो कॉस्ट कर्व होती है ना जी, उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, किसी भी आइटम को बनाने के लिए कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है जी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट ये इंशाल्लाह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बड़ी डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं एक चीज को बनाने के लिए एक कॉस्ट लग रही है और वो नहीं लगेगी अगर आप वो यूनिट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मार्कर बनाना चाहते हैं तो मार्कर के अंदर प्लास्टिक लग रही है, इंक लग रही है, इसकी निब का एक डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, इसके ऊपर कलर लग रहा है, वो तमाम कॉस्ट जो इस चीज़ के ऊपर लग रही है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर मैं ये मार्कर नहीं बनाऊंगा तो ये सब कुछ बच जाएगा। तो वेरिएबल इज एवरीथिंग दैट इज सेव्ड इफ यू डोंट प्रोड्यूस समथिंग। अच्छा, तो फिर फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट हर उस कॉस्ट को कहते हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको देनी पड़ी। यानी कि आप प्रोडक्शन करने के लिए एक जगह लेंगे, वहाँ पे एक मशीन लगाएंगे, उस जगह की कॉस्ट है, उस जगह की हो सकता है रेंट पे कर रहे हो, वहाँ पे काम करने वाले सुपरवाइजर्स की सैलरी पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे काम करने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो वो फिक्स होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ये एक आइटम को बनाने के लिए दो कॉस्ट लगती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट फिक्स्ड होती है और फिक्स कॉस्ट होती है ये टोटल में फिक्स्ड होती है, ठीक है। आपको ये पता है कि एक मार्कर बनाने के लिए 35 रुपए लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता है कि एक फैक्ट्री को पूरा एक महीना चलाने के लिए हमें 1 लाख रुपए लगते हैं। सो दिस इज आवर फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में आगे आसानी हो। मैं 25 रुपए कह रहा हूँ, एक मार्कर को बनाने के लिए 25 रुपए लगते हैं
और फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है मेरे इस बिजनेस की। अब सवाल ये है कि अगर मैं 0 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट तब लगेगी जब मैं कुछ प्रोडक्शन करूंगा। 25 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, लेकिन मैंने यूनिट ही कोई नहीं बनाए, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं जी। फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए है, वो लगनी ही लगनी है। तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी बनेगी जनाब? 1 लाख रुपए। जब मैं 0 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरी 1 लाख रुपए की कॉस्ट ही लगती है। अब अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 2500 मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 100,000 मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, एंड 102500 ये मेरी टोटल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी। 1 यूनिट बनाएंगे तो भी लगेगी, 100 यूनिट्स बनाएंगे तो भी लगेगी, 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो भी लगेगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं 200 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5000 हो जाएगी। ठीक है जी, 1 लाख ही मेरी फिक्स कॉस्ट है, एंड 105,000 जो है ये मेरी टोटल कॉस्ट है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मैं जितने भी मेरी टोटल कॉस्ट है, अगर मैं उसे y से रिप्रेजेंट करूं तो ये होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं। और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो वो होती है a प्लस एम एक्स। अगर हम कंपैरिजन करें तो a यानी कि फिक्स कॉस्ट और m यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, तो बिल्कुल वही लीनियर इक्वेशन का रिलेशनशिप ही इसके अंदर भी होता है। तो a यानी कि जो हमारा इंटरसेप्ट है फिक्स कंपोनेंट, देखें यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ये फिक्स कंपोनेंट कहलाता है। तो कॉस्ट के अंदर इसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट टाइप का ये एक और रिलेशनशिप होता है, यानी कि एक आइटम की कॉस्ट में भी, टोटल कॉस्ट में भी फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उनके दरम्यान में y इक्वल टू a प्लस एम एक्स का जो है वो रिलेशनशिप होता है। y इक्वल टू a प्लस एम एक्स का रिलेशनशिप होता है। अच्छा जी, अब इस रिलेशनशिप से हमें कुछ बातें पता चलती। हम लोग 2 पॉइंट्स से, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो क्या हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं 100 यूनिट्स बनाता हूँ, 100 यूनिट से मेरी जो कॉस्ट लगती है वो लगती है 20,000 रुपये। मैं 200 यूनिट्स बनाता हूँ और मेरी जो कॉस्ट लगती है 40 में ना करते उसको 30,000 कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं ये मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स है और ये मेरी कॉस्ट है, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है? वही 2 पॉइंट फॉर्मूला कि हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है ना। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इक्वेशन क्या है तो मैं यहाँ से फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकता हूँ, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी निकाल सकता हूँ। अब ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं असल में, एक ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। मैं अगर वही वाला फार्मूला लगाऊं y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो देन आई विल बी एबल टू रीच एट दिस इक्वेशन y is equal to a plus mx, and then I will deduct a and m from this equation. ठीक है जी, y माइनस y1 किसको रखना है? 20,000 को, x माइनस x1 किसको रखना है? 100 को, y2 30,000 माइनस 20,000, x2 200 माइनस 100। ठीक है जी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 30,000 माइनस 20,000 10,000 हो जाएगा, और 200 माइनस 100 100 हो जाएगा। 10,000 तकसीम 100 कितना रह जाएगा? ये सारा वेक्टर सॉल्व करेंगे तो कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें, 100x प्लस 10,000, x माइनस 100 है ना, तो इधर लाके इधर मल्टीप्लाई कर दें 100x माइनस
x, तो ये भी मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। जब जगह थोड़ी होती है तो मैं फिर ऐसे ही करता होता हूँ, ठीक है जी। y इज इक्वल टू 100x प्लस 10,000। अगर आप गौर से देखें तो ये मेरा m है और ये मेरा a है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट की 100 रुपये है और फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट की वो है जी, फिक्स कॉस्ट हमारी टोटल है 10,000, 10,000 की फिक्स कॉस्ट है और 100 हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। तो अगर आपको कोई कॉस्ट फंक्शन दिया गया और आपको ये कहा जाए कि बताएं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो आप सिंपल वही जो 2 पॉइंट फार्मूला है उसे इस्तेमाल करते हुए आप निकाल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। इवन आफ्टर दिस अगर ये कहा जाए कि भाई मुझे बताओ कि 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पे 450 पुट कर देंगे ना, तो हमारे पास 450 की टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा 450 की हमारे पास इसमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट 450, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 45,000 प्लस 10,000 55,000 आ जाएगा। तो 450 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट हमारी 55,000 बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए कुछ फॉर्मूले हैं जी जो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं आपकी बुक में, वो है जी ब्रेक इवन के, ठीक है। देखें जब आपको फिक्स कॉस्ट पता चल जाए, वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाए और आपको सेल प्राइस भी पता चल जाए एक आइटम की, तो आप ये निकाल सकते हैं कि उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके लिए जो फार्मूला होता है ना जी वो होता है जी ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन यूनिट्स का फार्मूला होता है जी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें एक और चीज देख लें कि असल में ब्रेक इवन का मतलब होता है जीरो प्रॉफिट, द पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज जीरो। तो ना ये एक्चुअली ये फार्मूला मैंने पूरा नहीं लिखा, इस फार्मूले में ना यहां पे होता है प्रॉफिट, वो ऐड हो रहा होता है, तो क्योंकि वो जीरो होता है तो इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली नॉट ब्रेक इवन यूनिट्स, दैट इज एक्चुअली डिजायर्ड यूनिट्स। तो डिजायर्ड यूनिट्स के कितने यूनिट्स आप बेचें तो आपका ये जो फिक्स कॉस्ट के साथ जो लिखा हुआ है ये आए, ठीक है। लेट सपोज मैं चाहता हूं कि जीरो प्रॉफिट आए, यानी कि वो पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस है, तो मैं कहूंगा फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मुझे 2000 का प्रॉफिट चाहिए, तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस 2000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये होता है यूनिट्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। 2000 प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस 2000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्ज करें कि आप कहते हैं कि मेरा 1000 का लॉस आए, यानी कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिसमें 1000 का लॉस आएगा, तो ये होगा जी यूनिट्स फॉर और यूनिट्स फॉर 1000 का लॉस, तो ये होगा जी फिक्स कॉस्ट माइनस 1000 डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की लिखनी है। ये जो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट होती है इसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट को बनाकर बेचने से हमें कितना फायदा होता है। एक एडिशनल यूनिट को मैं इसमें बच्चों को ना टोटके के लिए कहता हूं कि 101वां यूनिट बनाकर बेचने से कितना फायदा होगा। पहले 100 यूनिट्स बना के बेच चुके हैं आप, 101वां यूनिट एडिशनल बनाकर बेचने से आपको कितना फायदा होगा। तो ये 101 टोटके के लिए मैं अपने पास से समझाने के लिए कहता हूं, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है। और ब्रेक इवन फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब है जीरो प्रॉफिट के ऊपर आप खड़े हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस जीरो डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आंसर आता है यूनिट्स के अंदर, इन सारे फॉर्मूलाज का आंसर आता है यूनिट्स में।
यानी कि इतने यूनिट्स आप बना के बेचेंगे तो आपका इतना प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर वो कहता है कि बताइए कि ये टोटल सेल्स कितनी होगी, तो उसे हम जो भी आपका आंसर यूनिट्स में आएगा उसे सेल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस से, तो आपके पास टोटल सेल्स निकल आएंगी। ऐसे भी हो सकता है ना वो बताए कि कितनी सेल्स करें कि हमारा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आ जाए, यानी कि हम लोग ब्रेक इवन पे पहुंच जाएं, तो आपका वही वाला फॉर्मूला होगा, पहले यूनिट्स निकालेंगे उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कैलकुलेशंस की हैं। चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।